इंसान खाने वाला भूतिया परिवार। बहुत समय पहले किसी जंगल में एक भूतिया परिवार रहता था। भूतिया परिवार में मम्मी भूत, पापा भूत और उनका एक छोटा सा बेटा भूत थे। वो जंगल के जानवरों को खाकर अपना पेट भरा करते थे। आज मैं हमारे लिए हाथी लेकर आया हूँ। आज हम हाथी खाएंगे। इस तरह बहुत समय बीत गया। फिर एक दिन भूत के बेटे ने कहा, भूत पापा, मैं रोज रोज कभी हाथी तो कभी हिरन खाकर बोर हो गया हूँ। अब मुझे कुछ और खाना है। लेकिन हर जंगल में तुम्हें यही जानवर खाने को मिलेंगे। ऐसा है तो हम शहर चलते हैं। वहाँ हम मोटे मोटे मुलायम मुलायम इंसान खाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। अब हम शहर जाएंगे और इंसान खाएंगे। उसी रात वो तीनों शहर के लिए निकल गए। तीनों भूत गाते हैं, हम शहर जाएंगे, शहर में इंसान खाएंगे, हम शहर जाएंगे। हम शहर जाएंगे, इंसान खाएंगे, शहर जाएंगे, इंसान खाएंगे। शहर पहुंचकर उन्होंने देखा कि हर तरफ इंसान ही इंसान है। पापा भूत, यहाँ तो बहुत सारे इंसान हैं। हाँ, यहाँ तो छोटे बड़े पतले मोटे कई तरह के इंसान हैं। बहुत मजा आया। और फिर वो तीनों वहीं पार्क के पास ही बने एक खाली खंडर में रहने लगे। अब भूत पापा रोज पार्क से एक इंसान उठाकर ले आता और वो तीनों उसे बड़े मजे से खाते। ये इंसान तो बहुत स्वादिष्ट होते हैं। पेट भर कर खाओ भूत बेटे, क्योंकि शहरों में इंसान कभी खत्म नहीं होते। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। एक दिन सोसाइटी के सेक्रेटरी ने नोटिस किया कि पार्क में अब कम लोग आने लगे हैं। ये सोचकर वो पास ही के एक पुलिस स्टेशन में गया। मुझे लगता है कि पार्क में कुछ गड़बड़ी चल रही है, आप जल्दी कुछ कीजिए। आप चिंता मत कीजिए सेक्रेटरी साहब, मैं जल्द ही पता लगाता हूँ। पुलिस इंस्पेक्टर ने पार्क में जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए। फिर जब अगले दिन उन्होंने कैमरा की रिकॉर्डिंग देखी तो वो हैरान रह गए। कैमरा में साफ दिख रहा था कि एक इंसान हवा में उड़ता हुआ पार्क से बाहर जा रहा है। सेक्रेटरी साहब, ये इंसान ऐसे उड़ता हुआ इस खंडर में क्यों चला जा रहा है? मुझे लगता है कि इसे कोई भूत लेकर जा रहा है। अब मुझे तो लगता है इसे कोई भूत लेकर जा रहा है, और लेकिन रिकॉर्डिंग में तो कोई भूत दिखाई नहीं दे रहा। अब हम क्या करेंगे? अब मैं तो सिर्फ इंसानों को पकड़ना जानता हूँ, मुझे भूतों को पकड़ना नहीं आता। इसलिए माफ कीजिए सेक्रेटरी साहब, मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर सोसाइटी के सेक्रेटरी निराश हो गए और वहाँ से चले गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। मैं क्या करूं? सोसाइटी के लोगों को बताया तो वो घबरा जाएंगे। ये सोचकर उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और दूसरी तरफ रोज पार्क में एक इंसान गायब होता रहा। अब सेक्रेटरी से रहा नहीं गया। उन्होंने सोसाइटी के सभी मेंबर्स की मीटिंग बुलाई और उन्हें सारी बात बताई और कहा, ये भूत पार्क के पास वाले खंडर में रहता है। अब आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए। भूत का हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है हमें ये सोसाइटी छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन हम इतनी बड़ी सोसाइटी छोड़कर कहाँ पर जाएंगे? लेकिन यहाँ रहे तो भूत हमें खा जाएगा। हाँ, मगर सोसाइटी को छोड़कर भागना गलत होगा। मुझे लगता है कि हमें उन भूतों को यहीं से भगाना चाहिए। लेकिन कैसे? मेरे पास एक आइडिया है। और फिर आइडिया के अनुसार उन्होंने पूरे पार्क में पोस्टर लगवा दिए कि अगले हफ्ते सेक्रेटरी साहब का जन्मदिन है और अपने जन्मदिन पर सेक्रेटरी साहब भूत का बना केक काटना चाहते हैं। इसलिए जो भी भूत पकड़ कर लाएगा, सेक्रेटरी साहब उसे लाख रुपए देंगे। जब ये बात भूतिया परिवार को पता चली तो वो बहुत डर गए। ये इंसान तो बहुत खतरनाक है,
ये तो हम भूतों का केक बनाकर खाते हैं। अगर हम इन इंसानों के हाथ लग गए तो ये हमारा केक बनाकर खा जाएंगे। पापा भूत, मम्मी भूत, मुझे इन इंसानों से डर लग रहा है। मुझे वापस जंगल जाना है। पापा भूत, मुझे वापस जंगल ले चलो। मैं रोज रोज हाथी ही खा लूंगा और कभी जंगल के खाने से बोर नहीं होऊंगा। रो मत बेटे भूत, हम अभी वापस जंगल चलते हैं। और इस तरह सोसाइटी के लोगों के एक झूठ से डरकर भूतिया परिवार वापस जंगल लौट गया और सोसाइटी वालों को भूतिया परिवार से मुक्ति मिल गई। रात का समय था। रोहित मोबाइल पर पबजी खेल रहा था। चल कवर दे कवर दे कवर दे कवर दे। यस यस शाबाश। रोहित की मम्मी आती है। क्या हर वक्त पबजी पबजी पबजी, खाना भी नहीं खाता। यह सेब और छुरी छोड़ के जा रही हूँ, काट कर खा लेना। मम्मी चली जाती है। रोहित पबजी में ही लगा था कि अचानक गेम ऑफ हो जाता है। ये क्या, अभी तो ठीक चल रहा था। ओह गॉड, अब मैं क्या करूं? तभी टीवी पर पीएम की मन की बात चलती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज रात से बल्कि अभी से हम पबजी गेम समेत 118 चीनी ऐप्स पर रोक लगा रहे हैं। हिंदुस्तान में पबजी को बैन किया जाता है। यह सुनकर रोहित एकदम बौखला जाता है। पबजी बैन हो गया, अब मैं कैसे जीऊंगा? अब तो मर जाना ही बेहतर है। ये मेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? छुरी कहाँ है? छुरी कहाँ है? छुरी। रोहित सेब की प्लेट में रखी छुरी उठाता है और अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या करता है। यह हाल सिर्फ रोहित का ही नहीं था। पबजी बैन की खबर सुनकर देश के सैकड़ों नौजवानों की यही हालत हुई थी। किसी ने फांसी लगा ली तो कोई छत से कूद पड़ा। कहते हैं कि कोई आत्महत्या कर लेता है तो उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, वह बदले की आग में जलती हुई भटकती रहती है। इन लड़कों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रात का समय था, शहर सुनसान था। तभी हाथ में बंदूकें, बम और गोले लेकर कुछ सिपाही सड़कों पर चलते दिखाई दिए। सड़कों पर चलते लोगों को लगा कि होगी कोई मिलिट्री की फौज, पर यह वह भूतिया फौज थी जो अब पबजी खेलने सड़क पर उतरी थी। एक दो अटैक। बंदूकें चलने लगती हैं, बम गिरने लगते हैं, गली मोहल्ले फटने लगते हैं। सड़कों पर चलती गाड़ियां और इंसान खेल की तरह भूतों का खिलौना बन जाते हैं। यह हाल सिर्फ रास्तों का ही नहीं था, बल्कि अपने घरों में भी कोई सुरक्षित नहीं था। भूतिया फौज एक बिल्डिंग को घेर लेती है। हर घर, हर दरवाजे पर जाकर बम लगा देती है। घरों में घुसकर लोगों को छलनी करने लगती है। पुलिस आती है, बिल्डिंग को घेर लेती है। हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, हथियार डाल दो और सरेंडर कर दो। पुलिस को देखकर सारे भूत हंसने लगते हैं। आसमान में उड़ते उड़ते गोलियों की बरसात करते हैं। What? सर, अंधेरी में हमला हुआ है, हमें निकलना चाहिए। अभी तो यहाँ थे, अब अंधेरी। हम इंसान हैं और वो भूत। हमारे अंधेरी तक पहुँचते पहुँचते वो कहीं और निकल जाएंगे। तो सर अब करें तो क्या करें? दिल्ली फोन घुमाओ। दिल्ली को शहर के हालात के बारे में पता चलता है तो दिल्ली भी कांप जाती है। सरकार पर विरोधियों का प्रेशर बढ़ जाता है। ये सरकार बस अपने मन की बातें करती रहती है। देखा, पबजी बैन करने का नतीजा, कल 100 नौजवानों ने आत्महत्या कर ली और आज वही 100 नौजवान भूत बनकर शहर में पबजी खेल रहे हैं। आखिर ये सरकार क्या कर रही है? पीएम ने तुरंत डिटेक्टिव करण को बुलावा भेजा। करण, शहर की हालत का अंदाजा आपको है। आपने ऐसे ढेरों केसेस निपटाए हैं। क्या मैं आपका टिकट बुक कर दूं? कहिए कब निकलना है? करण शहर में आता है, पुलिस अफसर के साथ बात करता है। दिन में गायब रहते हैं और रात को हंगामा करते हैं।
आप उन्हें कैसे रोकोगे? इन भूतों की कमजोरी है पबजी, और कमजोरी का फायदा उठाना करण अच्छी तरह जानता है। रात होती है। करण को फोन आता है। सर, पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है। करण तेजी से पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ निकलता है। इधर भूत बम और बंदूकों से हेडक्वार्टर्स का नामो निशान मिटा रहे थे। जय पबजी, जय पबजी, जय पबजी, जय पबजी। तभी वहां करण पहुंचता है। जय पबजी। भूत करण की तरफ बढ़ते हैं। जय पबजी, कौन है तू? मैं डिटेक्टिव करण, मोदी जी ने भेजा है मुझे। हमें मारने के लिए? हम उसी वक्त मर गए थे जब पबजी बैन किया था। अब मरेंगे नहीं, सिर्फ मारेंगे। तुम गलत समझ रहे हो, मैं मारने नहीं समझाने आया हूँ। मतलब? देखो, पबजी हमारा नहीं, हमारे दुश्मन देश का गेम था। उसको बैन नहीं करते तो चीन की अर्थव्यवस्था मजबूत बनती और वो चीनी हम पर हमला करते। इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। पबजी पर से बैन हटाओ, हम सब चले जाएंगे। ये तो नहीं हो सकता, पर एक काम हो सकता है। क्या? पबजी जैसा ही एक हिंदुस्तानी गेम लॉन्च होने जा रहा है और हम चाहते हैं कि आप सभी भूतों को इस गेम में कैरेक्टर दिया जाए और आप सबको हमेशा हमेशा के लिए अमर किया जाए। क्या आप इस हिंदुस्तानी गेम में इंस्टॉल होने के लिए तैयार हो? सारे भूत कुछ सोच में पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं, हाँ, हम तैयार हैं। बोलो, हम क्या करें? आप सब इस बोतल में आ जाइए। जल्दी ही आपको नए हिंदुस्तानी गेम में इंस्टॉल करके लॉन्च किया जाएगा। सारे भूत बोतल में घुसकर कैद हो जाते हैं। करण बोतल का ढक्कन लगाता है। सर, क्या सच में पबजी जैसा गेम लॉन्च करने वाले हैं? आप भी पबजी खेलते थे? नहीं सर। फिर आप बेवकूफ कैसे बन गए? मान गए सर आपको भी और मोदी जी को भी। आप दोनों को शत शत नमन। आईपीएल का भूत। रात के 12 बज चुके थे। आईपीएल शुरू होने में बस कुछ चंद घंटे बचे थे। जयपुर सुपर किंग के कप्तान रणधीर शर्मा ग्रैंड होटल के बिस्तर पर खर्राटे ले रहे थे। अचानक होटल के सारे लाइट्स ऑफ हो जाते हैं और रणधीर शर्मा के कमरे में रोते रोते कोई प्रवेश करता है और सोए हुए रणधीर शर्मा से कहता है, तुमने मुझे टीम के बाहर निकाल कर रुलाया है, गंदा पॉलिटिक्स किया है मेरे साथ। देखना कल मैच में मैं तुम्हें कैसे रुलाता हूँ। ऐसा कहकर जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी से सारा होटल थरथराने लगता है। शर्मा आंख खोलता है और सामने देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है वहाँ पे। लाइट आ जाती है। रणधीर शर्मा के पीए मनसुख तिवारी सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ रणधीर के कमरे में भागते हैं। क्या हुआ सर? आपकी चीख मैंने सुनी। मनसुख वो वापस आया है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा। मनसुख वो आया है। कौन सर? किसकी बात कर रहे हैं आप? राकेश। वो तो मर चुका है। सो जाइए आप, कल मैच है। मैं डॉक्टर को बुलाऊंगा आपके लिए। मैं कल मैदान में नहीं उतरूंगा। मैच कैंसिल कर दो मनसुख। मैच कैंसिल कर दो। सर, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। आपका करियर खत्म हो जाएगा। सो जाइए सर आप, डोंट वरी। मैं रुकता हूँ यहाँ, आप आराम से सो जाइए। रणधीर शर्मा सोने का प्रयास तो करता है, पर राकेश के ख्याल से उसकी नींद उड़ जाती है। दरअसल राकेश एक बहुत अच्छा प्लेयर था। इंडिया को वर्ल्ड कप दिलाने की क्षमता रखता था। जब वह खेलता था तो दर्शकों की सांसें रुक जाती थी, मानो कि राकेश दूसरा सचिन ही था। पर यह सब टीम के कैप्टन रणधीर को बर्दाश्त नहीं हुआ। राकेश की तेज रफ्तार देखकर रणधीर को अपनी पोजीशन की फिक्र होने लगी और उसने अपनी पहुंच और पॉलिटिक्स का उपयोग करके राकेश को टीम के बाहर कर दिया।
इस तरह राकेश के करियर को कुछ ऐसा ब्रेक लगा कि फ्रस्ट्रेट होकर उसने आत्महत्या कर ली। सुबह होती है, मैच शुरू हो जाता है। दर्शकों से स्टेडियम खचाखच भर जाता है। पूरा इंडिया टीवी के सामने सांसें रोक कर बैठ जाता है और रणधीर मैदान में उतरता है। तभी रणधीर की नजर ऑपोजिट टीम के एक लड़के पर पड़ती है। उसे देखकर रणधीर सोच में पड़ जाता है। वही नजर, वही तेवर, कौन है ये? रणधीर ऑपोजिट टीम के कप्तान से पूछता है, ओए शर्मन, ये बंदा कौन है यार? पहले कभी नहीं देखा। ये हमारा सरप्राइज पैकेज है तुम लोगों के लिए। देखना ये कैसे धोता है तुम लोगों को। टॉस होता है। हाथ में बल्ला उठाए ऑपोजिट टीम का वही लड़का ओपनिंग करता है। रणधीर बॉलिंग करने उतरता है। रणधीर पहला बॉल डालता है तो वह लड़का बल्ला घुमाकर बॉल आसमान में ऐसा उछालता है कि मानो बॉल आसमान निकल गई हो। बॉल वापस ही नहीं आती। सारे हैरान हो जाते हैं। तभी वह लड़का रणधीर की तरफ देखकर मुस्कुराता है। वही आंखें, वही अंदाज, वही मुस्कुराहट। ऐसा शॉट तो राकेश ही मार सकता था। तभी यकायक उस लड़के में रणधीर को राकेश का भूत दिखता है और रणधीर बुरी तरह घबरा जाता है। ये मैच रोक दो, वो मुझे मार देगा। मैं नहीं खेलूंगा। अरे ये क्या, कैप्टन रणधीर अचानक से ऐसे क्यों बर्ताव करने लगे हैं? रोक दो, ये मैच रोक दो, ये मैच रोक दो। रणधीर की हालत देखकर टीम के मालिक रणधीर के पास आते हैं। क्या हुआ? क्या पागलपन है? सर, राकेश वापस आया है, वो मुझे मार देगा। और मैं हार गया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जानता है करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किए हैं मैंने। तेरे कहने पर मैंने राकेश को हटा दिया था। वो होता तो कम से कम ये दिन तो ना देखना पड़ता। पागल हो गए हो क्या तुम? राकेश का भूत रणधीर के पास आता है और मुस्कुराता है। देखा, मैंने कहा था ना, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं वापस आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, और मुझे सिर्फ तुम ही देख सकते हो, बाकी कोई नहीं। ऐसा कहकर हंसते हुए बैटिंग करने निकल पड़ता है। रणधीर बुरी तरह डर जाता है पर वह कुछ नहीं कर सकता। रणधीर कांपते कांपते बॉल फेंकता है तो राकेश का भूत जोरदार पलटवार करता है तो बॉल सीधे राकेश के पेट में आकर लगती है। राकेश जमीन पर गिर जाता है। स्टेडियम तालियां और चीखों से गूंज जाता है। रणधीर समझ नहीं पाता कि उसके जख्मी होने के बावजूद भी यह शोर कैसे। तभी उसके पास राकेश आता है और कहता है, हैरान हो गए ना, पर तुम्हें अब कोई नहीं देख सकेगा, और मुझे भी, क्योंकि तुम तो यहाँ हो ही नहीं। वो देखो, तुम तो वहाँ मैच खेल रहे हो। रणधीर देखता है तो वह बॉलिंग कर रहा होता है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ हूँ। फिर वो कौन है? सब मेरी माया है। वो तुम्हारा क्लोन है। लोग उसे देखते रहेंगे और मैं इधर तुम्हें बीच ग्राउंड में ही निपटा दूंगा। मैं चाहता तो तुम्हें कल रात को ही मार सकता था, पर मुझे तुम्हें यहीं मारना था, इसी ग्राउंड पर। राकेश का भूत घायल रणधीर को बल्ले से मारने लगता है। रणधीर चीखने चिल्लाने लगता है, फिर भी किसी का उस पर ध्यान नहीं जाता। सब लोग रणधीर के क्लोन को ही रणधीर समझ बैठे हैं और इधर राकेश रणधीर को मारकर घायल कर देता है। अचानक रणधीर का क्लोन गायब हो जाता है। सब हैरान हो जाते हैं। अरे ये क्या, रणधीर कहाँ चला गया? वो तो बॉल लाने गया था ना? लगता है डर कर भाग गया होगा। लगता है रणधीर शर्मा हार के डर से मैदान छोड़कर भाग गए हैं और उन्होंने जीत अपोजिट टीम की झोली में डाल दी है। रणधीर के फैंस चिल्लाने लगते हैं, रणधीर शर्मा भगोड़ा है, रणधीर शर्मा, हाय हाय। यह सुनकर घायल रणधीर दम तोड़ देता है। इस प्रकार राकेश का भूत रणधीर से अपना बदला ले लेता है।